आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईरानियन आर्म ड्रोन्स के बारे में। यूक्रेन में चल रहे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ईरानियन ड्रोन्स को लेकर बहुत ज्यादा बात की जा रही है और कुछ समय पहले हम लोगों ने शाहिद 136 ड्रोन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था। लेकिन शाहिद 136 इकलौता ऐसा ईरानियन ड्रोन नहीं है जो इस समय यूक्रेन के ऊपर हुए हमले में रशिया को मदद कर रहा है। यूक्रेन के ओडेसा से कुछ फोटोग्राफ्स निकल कर आ रही हैं, जिनको देखकर ये समझ में आता है कि शायद 136 के अलावा मोहाजिर ड्रोन का भी वहां पर प्रयोग किया जा रहा है। कुछ मोहाजिर 6 एक आई स्टार प्लेटफॉर्म है, यानी कि इसका बेसलाइन रोल सर्वेलेंस का है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस प्लेटफॉर्म की फोटोग्राफ देख सकते हैं। वैसे बहुत ज्यादा डिटेल इस सिस्टम के बारे में नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल ट्विन बूम कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आता है। इसमें एक सिंगल इंजन का प्रयोग किया जाता है जो पुशर कॉन्फ़िगरेशन में इंस्टॉल्ड है। और अगर आप इस फोटोग्राफ को और भी ज्यादा करीब से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके विंग्स के नीचे दोनों तरफ एक एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाई जा सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में सजेस्ट किया गया है कि ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स कसीम टीवी और आईआर गाइडेड मिसाइल हो सकती है या फिर एल्मास भी हो सकती है। ये एक बहुत ही हल्का सिस्टम है और एस्टिमेट के हिसाब से कहा जाता है कि इस सिस्टम का वेट केवल 600 किलोग्राम का है और ये 100 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है। अगर रेंज की बात की जाए तो माना जाता है कि इसकी रेंज 200 किलोमीटर की है और ये लगभग 12 घंटे की एंड्योरेंस देने में सक्षम है। अगर आप इस ड्रोन को और भी ज्यादा करीब से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंटेना नहीं दिखाई देगा और इसी वजह से कहा जा सकता है कि ये सिस्टम नॉन लाइन ऑफ साइट ऑपरेशन में सक्षम नहीं है। और इसी वजह से ये जो एस्टिमेटेड रेंज दी गई है वो 200 किलोमीटर की दी गई है, क्योंकि उससे ज्यादा डिस्टेंस पे ऑपरेट करने के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। इस ड्रोन की बॉडी काफी ज्यादा क्लीन है और इसमें किसी और तरीके के सेंसर्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, यानी कि मोस्ट लाइकली ये सिस्टम ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटीज के साथ में भी नहीं आता है और इसी वजह से ऑपरेटर को इसको मैनुअली टेक ऑफ और लैंड कराना पड़ता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सिस्टम पूरी तरीके से ईरान में डेवलप किया गया है और अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये बहुत ज्यादा सिंपल सिस्टम है, यानी कि इसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत कम है। आमतौर पर कहा जाता है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल डिस्पोजेबल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यानी कि जो लोग इन सिस्टम्स को ऑपरेट कर रहे होते हैं उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जब इन प्लेटफॉर्म्स को मारकर गिरा दिया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स अलग अलग देशों द्वारा बनाए जा रहे हैं उनकी कॉस्ट काफी ज्यादा हो चुकी है और इसी वजह से इन प्लेटफॉर्म्स को जब मारकर गिराया जाता है तो पार्टीज को फर्क पड़ता है। लेकिन ईरान का ये प्लेटफॉर्म लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म है और अगर इसको मारकर गिरा भी दिया जाता है तो ईरान को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे अब ये प्लेटफॉर्म रशिया ऑपरेट कर रहे हैं और यूक्रेन में शाहिद 136 और मोहाजिर 6 ड्रोन का कॉम्बिनेशन काफी हद तक वही कॉम्बिनेशन बनता है जो आर्मेनिया अजरबैजान वाले वॉर में बायरेक्टर TB2 और हारूट ड्रोन का बना था, जहां शाहिद 136 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स और रेडार्स को टारगेट करता है, वहीं मोहाजिर 6 बाद में आसानी से एरिया में अवेलेबल जो भी टारगेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। यानी कि इन दोनों ड्रोन्स का कॉम्बिनेशन मिलकर रशियन फोर्सेस को वो एडवांटेज प्रोवाइड करेगा जो काफी समय से रशियन फोर्सेस लैक कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से एंटी एयर एसेट्स यूक्रेन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे यूरोपियन देशों से मिले हैं वो इन ड्रोन्स को टारगेट करने में सक्षम है। हालांकि ये चीज भी यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि ये प्लेटफॉर्म्स काफी कम कॉस्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं और अगर 2-4 ड्रोन्स मारकर गिरा भी दिए जाते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क रशिया को नहीं पड़ना चाहिए। वैसे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर 2 इंपॉर्टेंट चीज बाहर निकलती हैं जिनको समझना जरूरी है। एक, रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के पास में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज नहीं है और आज उनको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि रशिया के पास में ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से इन चीजों के ऊपर काम करना काफी लेट शुरू किया गया था और इसी वजह से उनके पास इस समय मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं है। वहीं पर यहाँ पर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो भी समझना जरूरी है। ईरान की तरफ से अपने सिस्टम को बहुत जल्द अपने बेड़े में शामिल किया है और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी डेवलप की है। ईरान ने इस सिस्टम को परफेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। जैसे ही ये सिस्टम उड़ने लायक हुआ वैसे ही इनके प्रोडक्शन शुरू कर दिए गए हैं और अब इस सिस्टम का B वेरिएंट बनाया जा रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, कम्युनिकेशन एंड जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड्स के साथ में आएगा। इसमें ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के भी प्रावधान होंगे और कहीं न कहीं ये एक ऐसी चीज है जो भारतीय प्लानर्स को ईरान से सीखना चाहिए। होपफुली आर्चर के केस में भारतीय सेनाएं सदियों तक ये टेस्टिंग नहीं जारी रखेंगे। यहाँ पर ये चीज समझना जरूरी है कि ये सिस्टम डिस्पोजेबल सिस्टम्स हैं और इनके ऊपर ये जो इतनी ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है उसकी आवश्यकता नहीं है। ये चीज ईरान ने हम लोगों के सामने प्रूव किया है।
इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।